तो आज हम एक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। इसका शीर्षक है बरगद के नीचे का खजाना, एक सद्गुण की कथा। ये कहानी हमें उत्तर भारत के एक काल्पनिक गांव सोनपुर में ले जाती है। एक ऐसा गांव जो अब बहुत गरीब है, सूखा पड़ा हुआ है, जहाँ उम्मीदें भी सूखी हुई हैं। बिल्कुल। और यहीं हम मिलते हैं रामदीन से, जो कहानी का एक तरह से केंद्र है। अब पहली नजर में देखें तो ये एक सीधी साधी लोक कथा लगती है ना? हाँ, लगती तो है। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी मजबूरी, डर और लालच के मनोविज्ञान के बारे में असल में क्या कहती है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती। सही। ये एक तरह का सामाजिक खाका होती है जो हमें दिखाती हैं कि मुश्किल हालात में इंसान का जो चरित्र है वो कैसे परखा जाता है। अच्छा। तो आज हमारी कोशिश सिर्फ कहानी को दोहराने की नहीं होगी। हम इसके जो प्रतीक हैं, जो किरदार हैं, उनके फैसलों के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कहानी असल में जरूरत और लालच के बीच की जो एक महीन लकीर है, उसका एक अध्ययन है। बिल्कुल, एक क्लासिक अध्ययन। तो फिर चलिए इसी से शुरू करते हैं। कहानी की जो दुनिया है, सोनपुर गांव, वो एक ऐसी जगह है जहां नाउमीदी है। और इस नाउमीदी के बीच एक उम्मीद की किरण है, जो वो भी डर से लिपटी हुई है। गांव के बाहर शमशान के पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़। हाँ, और ये पेड़ अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। कैसे? देखिए, गांव के बुजुर्ग क्या कहते हैं कि इसके नीचे खजाना गड़ा है, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है। हाँ, कि जो लालच में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। बिल्कुल। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। ये जो डर और उम्मीद का मिश्रण है ना, ये समाज में एक तरह का संतुलन बनाए रखता है। संतुलन? हाँ, खजाना एक सपना है जो लोगों को शायद जीने की एक वजह देता है, लेकिन उससे जुड़ा जो डर है वो उन्हें कोई भी उतावला कदम उठाने से रोकता है। अच्छा, मतलब ये डर एक तरह से उस समाज की जो यथास्थिति है, जो स्टेटस को है, उसको बनाए रखने का एक औजार है। बिल्कुल, कि कोई अचानक अमीर बनने का खतरा ना उठाए, सब अपनी गरीबी में ही रहे। क्योंकि अचानक आई दौलत सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ सकती है। तो ये मिथक लोगों को एक सीमा में रखता है। बिल्कुल। लेकिन हर नियम का एक अपवाद होता है। और वो अपवाद तब आता है जब मजबूरी डर से बड़ी हो जाती है। सही कहा। और ये होता है हमारे मुख्य पात्र रामदीन के साथ। 35 साल का एक गरीब किसान, जिसके ऊपर पूरे परिवार का बोझ है। हाँ। और कहानी में एक रात उसकी पत्नी सीता की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि डॉक्टर एक तरह से जवाब दे देता है। वो कहता है कि अगर 2 दिन में इलाज के पैसे नहीं मिले तो उसे बचाना नामुमकिन है। और ये है कहानी का निर्णायक मोड़, जिसे हम एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कह सकते हैं। अच्छा। अब तक रामदीन समाज के बनाए उस डर के नियम से बंधा हुआ था, लेकिन अब उसके सामने एक व्यक्तिगत संकट है, एक अस्तित्व का सवाल है। सही। मनोविज्ञान में इसे हम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड से देख सकते हैं। समाज का डर एक ऊपरी स्तर की बात है, लेकिन पत्नी की जान बचाना एक बुनियादी जरूरत है। और जब बुनियादी जरूरत पर खतरा आता है तो सामाजिक डर छोटा पड़ जाता है। बिल्कुल। और यहीं उसकी बूढ़ी माँ एक बहुत बहुत गहरी बात कहती है। बेटा, अगर मौत सामने खड़ी हो तो डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। क्या बात है! ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। नहीं, ये एक ट्रिगर है जो रामदीन को उन सामाजिक बंधनों से आजाद कर रहा है। वो शब्द उसे एक नैतिक इजाजत दे रहे हैं, उस सीमा को लांघने की। हाँ, जिसे आज तक किसी ने पार नहीं किया था। और फिर रामदीन वो करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अमावस्या की रात, हाथ में फावड़ा लेकर वो अकेले उस बरगद की ओर चल पड़ता है। और लेखक ने यहाँ माहौल बहुत अच्छा बनाया है। वो सन्नाटा, तेज धड़कन, पत्तों की सरसराहट। बिल्कुल। यहाँ पर एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। लेखक ने डर को सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं जोड़ा, जैसे अंधेरा या कोई अजीब आवाज। अच्छा, डर रामदीन के अंदर भी चल रहा है। उसका हर कदम एक संघर्ष है। एक तरफ पत्नी को बचाने की जिद, और दूसरी तरफ पीढ़ियों से सुना हुआ खौफ। हाँ, और इसी आंतरिक संघर्ष के बीच कहानी में एक रहस्यमयी पात्र आता है। जैसे ही रामदीन जमीन खोदना शुरू करता है, पीछे से आवाज आती है, रुक जा बेटा। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, जो कोई आम इंसान नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये पात्र कौन है? कोई आत्मा है या उस खजाने का रक्षक? साहित्यिक भाषा में हम इसे एक आर्केटाइप कह सकते हैं, एक वाइज ओल्ड मैन या मेंटर का प्रतीक। अच्छा, जो दुनिया भर की कहानियों में मिलते हैं। हाँ, इनका काम सीधे सीधे मदद देना नहीं होता, बल्कि हीरो की परीक्षा लेना होता है। ये दहलीज के रक्षक हैं। ये देखने आए हैं कि खजाने तक सिर्फ वही पहुंचे जो इसका हकदार है। और वो परीक्षा एक सवाल से शुरू होती है कि वो यहाँ क्यों आया है। हाँ,
और रामदीन अपनी पूरी मजबूरी बता देता है। वो साफ कहता है कि वो लालच में नहीं बल्कि अपनी पत्नी की जान बचाने आया है। और यहीं इसी संवाद में कहानी का सार छिपा है। बूढ़ा कहता है, अगर तू लालची है तो ये पेड़ तुझे निगल जाएगा, अगर मजबूर है तो ये पेड़ तुझे बचा लेगा। मतलब दौलत अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। उसे पाने वाले का जो इरादा है वो उसे अच्छा या बुरा बनाता है। वो बूढ़ा एक तरह से लामदीन के इरादे का एक्सरे कर रहा है। इसके बाद वो जमीन पर एक निशान बनाता है और एक शर्त रखता है, तो इस कहानी का सबसे बड़ा नैतिक पैमाना है सिर्फ उतना ही सोना निकालना जितनी जरूरत हो। एक बहुत ही साफ लक्ष्मण रेखा। और ये सिर्फ एक शर्त नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर एक एक पैसे के लिए संघर्ष किया हो, उसके सामने सोने की मोहरों से भरा घड़ा रख दिया जाए तो क्या होगा? ये आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी परीक्षा है। और वो उस परीक्षा में पास हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन मन में लालच की एक लहर भी नहीं उठती। बिल्कुल नहीं। वो अपनी पत्नी के इलाज और कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ कुछ सिक्के लेता है और बाकी का पूरा घड़ा वहीं छोड़कर चुपचाप लौट आता है। ये पल कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है ना? बिल्कुल है, क्योंकि इस एक फैसले में रामदीन का पूरा चरित्र दिख जाता है। उसने जरूरत और चाहत के फर्क को समझा। सही। उसने सिर्फ अपनी तत्काल समस्या का समाधान किया। उसने अपने भविष्य को सुरक्षित करने का लालच नहीं किया। उसने दौलत को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, उसे अपना मालिक नहीं बनने दिया। और यही उसकी जीत है, और इस जीत का असर अगली सुबह पूरे गांव पर दिखता है। सीता का इलाज हो जाता है, वो बच जाती है। लेकिन लोगों को हैरानी इस बात से होती है कि रामदीन रातों रात अमीर नहीं बना। उसके रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया। ये भी एक बहुत सोचा समझा नैरेटिव चुनाव है। अगर रामदीन अचानक अमीर हो जाता तो कहानी का जो नैतिक संदेश है वो शायद कमजोर पड़ जाता। लोग जलते, शक करते। हाँ, और कहानी का फोकस ईमानदारी से हटकर दौलत पर चला जाता। उसके ना बदलने से ये साबित होता है कि खजाना उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसके चरित्र पर असर कर गया था, वो भी सकारात्मक रूप में। बिल्कुल। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। हाँ। कुछ गांव वालों को शक होता है, और वो लालच में आकर रात को उस पेड़ के नीचे खुदाई करने पहुंच जाते हैं। और उनका अंजाम वही होता है जिसकी चेतावनी दी गई थी। सुबह वहां सिर्फ खून के निशान मिलते हैं। ये गांव वाले एक तरह से नैरेटिव फॉइल का काम करते हैं। मतलब उनके किरदार को रामदीन के बिल्कुल विपरीत दिखाया गया है ताकि रामदीन का चरित्र और चमक सके। अच्छा। उनका हश्र ये बताता है कि पेड़ या खजाना किसी को नहीं मारता, इंसान का अपना लालच ही उसे खत्म कर देता है। वो बरगद का पेड़ तो बस एक आईना है जो आपके इरादे आपको लौटा देता है। बिल्कुल। इस घटना के बाद कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। अब सोनपुर बदल चुका है और रामदीन भी। वो अब गांव का सबसे सम्मानित आदमी है। उसने उस पैसे का इस्तेमाल धीरे धीरे पूरे समाज के लिए किया। स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए। और यहाँ कहानी धन की परिभाषा को फिर से लिख रही है। रामदीन ने उस खजाने को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं समझा, एक सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखा। हाँ, उसने वित्तीय पूंजी को मतलब फाइनेंशियल कैपिटल को सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल में बदल दिया। असली खजाना वो सोना नहीं था बल्कि वो इज्जत और भरोसा था जो उसने अपने फैसलों से कमाया। और कहानी का अंत एक बहुत खूबसूरत संवाद से होता है, जब उसका बेटा मोहन उससे पूछता है, बाबा असली खजाना वो सोना था? तो रामदीन मुस्कुराकर कहता है, नहीं बेटा, असली खजाना ईमानदारी, संतोष और सही समय पर लिया गया सही फैसला होता है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। वो पेड़ आज भी वही है, लेकिन अब वो डर का नहीं बल्कि रामदीन की ईमानदारी के स्मारक का प्रतीक बन गया है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये कहानी सिर्फ ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ाती। नहीं, ये हमें बताती है कि कैसे हमारा समाज डर और उम्मीद के मिथकों पर टिका है, कैसे एक बड़ा संकट हमें उन डरों से लड़ने की हिम्मत दे सकता है, और कैसे दौलत सिर्फ एक परीक्षा है जो हमारे चरित्र को या तो निखारती है या फिर नष्ट कर देती है। बिल्कुल। इस कहानी में रामदीन का किरदार हमें एक आदर्श रास्ता दिखाता है जहां जरूरत और लालच के बीच की रेखा बहुत स्पष्ट है। उसे दौलत का पहाड़ मिला, लेकिन उसने अपनी जरूरत की सीमा को नहीं लांघा। उसने दौलत को अपनी पहचान नहीं बनने दिया बल्कि उसे समाज की भलाई का एक जरिया बनाया। लेकिन ये कहानी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाती है। बिल्कुल। कहानी में तो जरूरत और लालच के बीच की रेखा बहुत साफ थी, जैसे दिन और रात।
पर क्या असल जिंदगी में ये रेखा हमेशा इतनी ही स्पष्ट होती है? यही वो विचार है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को शायद समाप्त कर सकते हैं। हाँ, वो कौन सा पल होता है जब एक मजबूर इंसान की जरूरत धीरे धीरे चाहत में और फिर एक अनियंत्रित लालच में बदल जाती है। कहानी हमें एक आदर्श जवाब देती है, लेकिन असलियत शायद इससे कहीं ज्यादा जटिल और धुंधली होती है। इस पर सोचना शायद हम सबके लिए जरूरी है।